नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़े उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर से। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों को तोहफा दिया है। उत्तराखंड पुलिस ने एएसआई के नए पद सृजित किए गए हैं। निचले रैंक के पुलिसकर्मियों को अधिक प्रमोशन देने के लिए हेड कांस्टेबल के भी 1750 पद बढ़ा दिए गए हैं और सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर लंबे समय से जारी गतिरोध के तोड़ते हुए सरकार ने निचले रैंक के पुलिसकर्मियों के लिए प्रमोशन के अवसर बढ़ा दिए हैं, जिसको लेकर एडिशनल एएसआई रैंक में 1750 नए पद सृजित कर दिए गए हैं। अब तक पुलिस ढांचे में यह पद शामिल नहीं था। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहाँ पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है, और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। सब मिलाकर हमारे 5200 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। उनका ग्रेड पे 4200 होगा और इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे जवान और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करें और हमारा पुलिस विभाग, जो कि उत्तराखंड का एक मित्र पुलिस के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उस दिशा में अच्छा काम करें। सरकार है, हम उनका पूरा सहयोग हर समय करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और मैं उनको सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छा समन्वय बनाकर सभी लोग काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे मामले में सरकार ने पहल करते हुए समाधान करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों को समय से प्रोन्नत कर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एएसआई नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। इन पदों पर उन्नत के साथ साथ 4200 का ग्रेड पे भी किया जाएगा। सीएम धामी के आदेश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने सीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फैसले से जवानों को प्रोन्नत के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही विवेचना के लिए नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17,500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और एसआई के 1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे, सीनियरिटी से, आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और एसआई तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे। अब आज के फैसले से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लिया गया है, 1750 हेड कांस्टेबल के पद बढ़ेंगे तो पदोन्नति का अवसर बढ़ गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि 1750 एडिशनल एसआई के पद हैं जो पूरी तरह नए हैं। हेड कांस्टेबल और एसआई के बीच में एक रैंक पैदा हो गया है एडिशनल एसआई का, और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे। तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब, उनमें से अधिकांश एडिशनल एसआई बन जाएंगे और फिर नीचे हेड कांस्टेबल के अपने 1750 और ये जो 1750 3500 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पे होएगी। तो सारे कांस्टेबल्स में एक साथ से प्रमोशन के बहुत ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि हेड कांस्टेबल 15 साल के आसपास आ जाएंगे और एसआई एडिशनल एसआई बनने में 25 साल की सर्विस में बन सकेंगे। तो पूरे विभाग में इससे एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जंप आएगा और
दूसरा बड़ा फ़ायदा इससे होने वाला है कि हमारे एसआई जो थे विवेचना के लिए बहुत कम उपलब्ध होते थे। एडिशनल एसआई को हम विवेचना के अधिकार देंगे और भी बहुत सारे अधिकार इनको देंगे। 2 स्टार ये लोग पहन पाएंगे, तो उससे हमारा जो विवेचना का लोड एसआई से, प्लेन के ज़िलों में एक एसआई 40-40 विवेचना करता है एक साल में, तो उसमें गुणवत्ता आ ही नहीं पाती, उसे बहुत ज़्यादा कोर्ट में भी खड़े रहना पड़ता है। तो विवेचना का लोड भी हमारे एसआई से कम होगा और विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होगा एडिशनल एसआई रैंक बनने से। ये सारे फ़ायदे इस फैसले से होने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान हुआ। साथ ही साथ पुलिस में एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे कि एक ही रैंक पे 20, 25, 30 साल जो अभी चल रहा था, कांस्टेबल ही रहता था आदमी 30 साल तक, 25 साल तक। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल में आज ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पत्रकारों का सम्मान किया। वहीं संयोजक रविन्द्रनाथ कौशिक ने बताया कि ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का यह पहला अधिवेशन नगर निगम के टाउन हॉल में किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड गणेश जोशी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि जब एक संगठन मिलजुल कर काम नहीं करता तो वह टूट जाता है। आज मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब, सोशल मीडिया इन सब में तब्दील हो चुका है। नई उन्होंने कहा कि हमने 3-4 संगठनों को मिलकर ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन को बनाया है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में मुख्यमंत्री जी को शामिल होना था, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यस्तता के चलते वह शामिल नहीं हो सके। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का पहला अधिवेशन है। अभी तक हम सब लोग जो है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तराखंड का मैं महामंत्री था। ब्रजेंद्र हर्ष जी उसके अध्यक्ष थे, गुलशन नैयर जी उसके कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो हुआ ये कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में दिल्ली से लेकर के और देहरादून तक विभाजन हो गए। जब संगठन खंड खंड होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो विशेष तौर पे प्रिंट मीडिया के लोग उसमें शामिल थे। फिर समय के साथ उसमें डिजिटल, टीवी मीडिया और सोशल मीडिया दुनिया भर के जो है वो धाराएँ जो है वो पैदा हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। तो हमने 3-4 संगठनों को मिला करके, कोई पहाड़ के संगठन हैं, कुछ आपके ये NUJI उत्तराखंड है और एक डिजिटल है। तो इन सब का हमने ये एक संगठन बनाया है, ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड। उसका ये पहला अधिवेशन है। उसमें मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो श्योरिटी थी नहीं। तो हमारे सैन्य कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी जी ने हमारा उद्बोधन किया है अभी। और NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रिब्यून के संपादक रहे हैं अशोक मलिक जी, वो चंडीगढ़ से हमें संबोधित। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की हुई मौत के मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जहरीली शराब बंदी को लेकर कड़े कानून के बनाने के वादे पर तंज कसा। उन्होंने कहा, कानून तो दूर, अवैध और जहरीली शराब पर भी अंकुश नहीं लग पाया है। इससे यह साबित हो रहा है कि राज्य सरकार, प्रशासन और आबकारी विभाग अवैध शराब बनाने वालों के सामने बिल्कुल बौना साबित हो रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के भकिया सैन में हुई दलित नेता की हत्या के मामले में यशपाल आर्य ने कहा कि घटना में जिस तरह के सबूत और साक्ष्य मिले हैं, उसमें सरकार को पहल कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मदद करनी चाहिए। पिछले वर्षों में भी लगातार वहाँ पर शराब से मौतें हुई हैं। भगवानपुर इसका उदाहरण है। 41 मौतें अवैध शराब जहरीली शराब पीने से वहाँ मौतें हुई। और उस वक्त सरकार ने कड़े कानून बनाने की बात भी कही थी, हम कड़ा कानून बनाएंगे और ऐसे जो भी अवैध शराब में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, हम एक कड़ा कानून बनाएंगे। सरकार ने कहा था, पिछली सरकार ने कहा था, भाजपा सरकार ने कहा था, लेकिन कड़ा कानून तो छोड़िए,
आज भी जहरीली शराब वहाँ पर गांव में, दुकानों में, हर जगह बिकती हुई दिखाई दे रही है। और ये मौतें ये साबित करती हैं कि सरकार और आबकारी विभाग, प्रशासन इसमें बौना साबित हुआ है। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई न होना इस बात का संकेत है, इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं इसमें सरकार के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, प्रशासन, वो इसमें संलिप्त है। इसलिए सरकार कोई कार्रवाई करने से बच रही है, उनको संरक्षण। वहीं शारदीय नवरात्र में हल्द्वानी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में ऐतिहासिक रामलीला मंचन का आयोजन होता है, जिसकी तैयारियां 1 महीने पहले से ही स्थानीय कलाकार तालीम लेते हैं। आपको बता दें कि लाल कुआं की 60 साल पुराने आदर्श रामलीला हल्द्वानी आवास विकास की 38 साल पुरानी रामलीला के होने वाले आयोजन को लेकर स्थानीय कलाकार श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित सभी पात्रों के अभिनय सीखने में जुट गए हैं। दोहे, छंद और चौपाइयों के संवाद से दिखाई जाने वाली रामलीला स्थानीय युवाओं को कला का मंच भी प्रदान करती है। इसमें हम लोग जन्माष्टमी से शुरू सोचते हैं कि हर साल कर दें, तो 2-1 दिन के बाद हमने जन्माष्टमी के इस रिहर्सल को शुरू कर दिया था। और कोशिश ये है हमारी कि जैसे हर वर्ष होता है प्रथम नवरात्रि को, हम प्रथम नवरात्रि को इस रामलीला को शुरू करेंगे और 10 दिन के अंदर जो 10 नवरात्रियाँ हमारी हैं दशहरे में, इसको समाप्त का भी प्रयास किया जाएगा। किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? अभी तो बच्चों को इस बार हमने एक नया प्रयास किया है। हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से हुक्का कला बलमोड़े की, नैनीताल राम सेवक सभा की महिलाओं के रोल महिलाएं करती हैं, तो इस बार हमने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता इन 5 पात्रों को विशेषकर ये सोचा है कि महिलाओं के द्वारा ही कराया जाए। और उसके अतिरिक्त भी जो तारा, अहिल्या, मंदोदरी और त्रिजटा, इस तरह के जो महिला रोल हैं उनके भी कोशिश करेंगे कि वो हमारे हो जाएं। और 2 साल के अंदर अंदर मैं अपना ये प्रयास रखूँगा कि जितने भी महिला पात्र हमारे इसमें 32 होते हैं, वे सब के सब बालिकाओं द्वारा ही कराए जाएँ और महिलाओं द्वारा ही कराए जाएँ। आप कितने सालों से ट्रेनिंग ले रहे थे? सर, मैं पहली रामलीला यहाँ पर 84 में हुई थी और मुझे बड़ा गौरवान्वित। हम लोग हर बार ये सोचते हैं कि रामलीला में अच्छा से अच्छा हो सके, बच्चे हमारे, एक हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, इस धरोहर को बचा सके। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कलाकार हैं, उनको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में हम बताएं। और इस बार हमारा जो नया है, ये बच्ची महिलाएं जो हमारी छोटी बिटियां हैं, ये लोग कर रही हैं। इससे पहले हमने उड़ता हुआ हनुमान कराया था। पिछली बार हमारी एक रामलीला की खासियत है कि हमने 1 दिन के अंदर रामलीला करके दिखाई। कोविड की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी चली कि रामलीला नहीं हो पाती है, पर हमारी कमेटी ने पिछली बार 1 दिन में पूरी रामलीला कराई थी। कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है पर डे? हाँ जी, कितने घंटे ट्रेनिंग कराते हैं? ट्रेनिंग तो हमारे अभी शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे की चलती है। ठीक है। सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं शत्रुघ्न का रोल कर रही हूँ। मैं 9 से 8:30 से 10 बजे तक। कोई रोल याद है आपको अपने रोल का जो आप करती हैं, जरा बताइए। हाँ, शत्रुघ्न का। अरे तू पापिन अरु चंडारिन, अरे तू पापिन अरु चंडारिन, है तू बड़ी बेपी, हटर यहाँ से आई कहाँ से, हटर यहाँ से आई कहाँ से, नहीं करूँ दो चीज। हाँ, कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मैं तो गा भी नहीं पाती थी, और जब मैंने सीता जी का रोल पाया और गाने लगी तो मुझे लगा नहीं था कि मैं गा पाऊँगी, बट धीरे धीरे जब मैंने गाया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ ये रोल। और सीता जी का रोल मुझे मिला, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहली बार मतलब इतना अच्छा मौका मिला है। और सीता जी का मैं चाहती हूँ कि मैं सीता जी जैसी भी अपनी ज़िंदगी में बनूँ। जय श्री राम। करनी पड़ती है 7 से 8 घंटे। मैं सुबह 1 बजे जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर शाम को 6 बजे आती हूँ, 10:30 पौने 11 पे घर जाती हूँ। कोई रोल याद है माता सीता का? जी, बताइए। रोल नहीं, वो गाना याद है। कोई भी एक लाइन। जगदीश्वर तेरी महिमा
जगदीश्वर तेरी महिमा क्या यह दिन भी दिखलाया, यह दिन भी दिखलाया। हम घर को त्याग कर आए, हम घर को त्याग कर आए, सब सुख अपने। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते 9 सितंबर को एक मोबाइल शोरूम में हुई लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि कोतवाली से महज 200 मीटर दूर शातिर चोरों ने मोबाइल शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस की 3 टीमें बिहार, दिल्ली, नेपाल बॉर्डर समेत कई इलाकों में दबिश दे रही हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सभी टीमें एक्टिव मोड में काम कर रही हैं। जल्दी इन शातिर चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इसमें हमारी टोटल 3 टीमें गठित की गई थी और एक घोड़ा सहन जो गैंग था वो ट्रैप हुआ है। इसमें आपका जो जिनके द्वारा ये घटना की गई है लगभग वो आइडेंटिफाई हैं। हमारी जो 3 टीमें हैं वो इनको ट्रैक कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका खुलासा हो। सर रात्रि गश्त और चेकिंग किस तरह से तेज की गई है घटनाएं जिस तरह से सामने आई है? इसमें स्पष्ट रूप से लापरवाही चौकीदार की थी और इसमें हम उनके विरुद्ध निश्चित रूप से एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर दुकान के लिए एक चौकीदार नियुक्त था, उसके द्वारा अपने कार्य लापरवाही की गई है जिसकी वजह से ये घटना हुई है। और इसमें उसी दिन शाम को हमारी एक मीटिंग हुई थी जो व्यापारियों के साथ हुई थी और जो भी अपने चौकीदार रखते हैं, एक तो उनका वेरिफिकेशन और दूसरा पुलिस को उनके नाम और नंबर दे दिए जाएंगे, जिससे जो रात को जो गश्त में चेकिंग कर। वहीं उत्तराखंड के चंपावत जनपद के टनकपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से लूट का माल भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों टनकपुर की पिथौरागढ़ चुंगी के पास अरेराहार एक महिला की चैन स्नैचिंग कर बदमाश फरार हो गए थे, जिसकी वारदात की शिकायत महिला ने स्थानीय कोतवाली में दर्ज कराई थी। लंबे समय तक चली जांच के बाद टनकपुर कोतवाली पुलिस टीम ने उक्त केस में बिलासपुर निवासी दीपक कुमार को लूट के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए टनकपुर पुलिस सीओ अविनाश शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए दीपक की गिरफ्तारी और माल बरामदगी की जानकारी मीडिया को दी है। चुंगी के पास में एक महिला थी, उनके द्वारा लगभग दिन में 1-2 बजे के आसपास चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और ये 6 जुलाई की घटना है। और उस घटना के तत्काल बाद हमारी कोतवाली टनकपुर और एसओजी टीम एक संयुक्त टीम बनाई गई और उसको टीम को लगातार काम पे लगाया गया था और लगभग 2 महीने की लगातार कोशिश के बाद से कल एक अभियुक्त दीपक जो बिलासपुर का रहने वाला है वो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसी अभियुक्त से एक चेन भी बरामद की गई है जो उसके द्वारा स्नैचिंग की गई थी। उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था निर्भय, जो उसका चचेरा भाई है, वो अभी तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त अभियुक्त को जो गिरफ्तार किया गया है उसको आज अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। वहीं उत्तराखंड के बाजपुर जिले के सुल्तानपुर पट्टी में स्कूली छात्रों ने एक युवक को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया, जिसके बाद स्कूली छात्रों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने स्कूली छात्र से युवक को बचा लिया और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले पर बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि बच्चा चोरी की कोई ऐसी घटना हकीकत में सामने नहीं आई है। लोग अफवाहों को हकीकत समझकर कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई तहरीर प्राप्त होगी तो उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस प्रकार मैं पूर्व में भी इन लोगों को बता चुका हूं कि इस प्रकार की कोई भी समाज में जो है अफवाह न फैलाएं। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आपको मिलता है जिसमें कि आप ये समझते हैं कि बच्चा चोर का है, वैसे ये घटनाएं तो हो नहीं रही हैं, खाली अफवाह टाइप की है, तो इस संबंध में तुरंत पुलिस को ये सूचना दें, अपने हाथ में कानून को न लें।
मैं उनसे फिर पुनः जनता से निवेदन ये करता हूँ कि इस प्रकार के अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न दे करके आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें और पुलिस मौके पर आएगी। क्योंकि ये पहले भी इस प्रकार की अफवाहें चली हैं, एक बार जो है चुटिया काट वाला और फिर ये मौन उत्सव वाली घटनाएं, इसमें जो अफवाहें चली थी वो काफ़ी दिनों तक वो भी चलती रही और फिर बाद में जो है ये अपने आप ही समाप्त हो गई है। ये पुलिस उसके खिलाफ जो है एनएचए के हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी कल जो है इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण के लिए महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो वहीं प्रदेश की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि जो भी सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार में ही इस मामले में निर्णय लिया गया था, इसलिए जो भी आवश्यक होगा उस पर विचार किया जाएगा। कहा कि महिला आरक्षण वाला जो विषय आपने उठाया, महिला आरक्षण के बारे में हमने कहा जो भी सकारात्मक जो निर्णय हो सकता है करने की आवश्यकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, हम उसके पक्षधर हैं। और क्योंकि हमारी सरकार में ही इसको लागू किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो हम करेंगे। लेकिन कोर्ट में जाने से लगता नहीं कि मामला लेट लकीर हो जाएगा, क्योंकि अगर अध्यादेश आता तो जल्दी से फैसला आ जाता, और क्योंकि भर्तियां भी निकलनी है तब तक, जब तक महिला आरक्षण क्लियर नहीं हो जाता तब तक रोस्टर भी नहीं बन सकता। देखिए दोनों विषयों पर विचार चल रहा है, और क्योंकि विधायी व्यवस्थाएं होती है, विधायी दृष्टिकोण से भी देखनी पड़ती हैं, और माननीय मुख्यमंत्री उसका जो भी निर्णय है वो सबके सम्मुख होगा। आज नाम वापसी का दिन है, और मुझे बताते खुशी है कि हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं थोड़ी बहुत नारायण जो नामांकन किए थे, आज लगभग सभी नामांकन वापस हो जाएंगे। और हमने कहा भी है कि भाई कार्यकर्ता की कई बार महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन सबसे सामंजस्य बनाकर कुलदीप जी हमारी पूरी टीम वहाँ काम कर रही है, पूरी टीम ने सबसे बातचीत करके लगभग आज हमारी अधिकतम सहमति बन चुकी है। सब लोग आज नाम वापस करेंगे, और सर समय से हमारा कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी लोग उनको जिताएंगे। और मैं कह सकता हूँ 2/3 बहुमत के साथ पहली बार हरिद्वार के अंदर पंचायतों में हमारे जिला में। वहीं शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने की खबर के बाद हरिद्वार स्थित उनके आश्रम में सन्नाटा पसर गया। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में हालांकि बहुत कम संत ने हैं, लेकिन शंकराचार्य के ब्रह्मलीन होने का समाचार पाकर वो शोकाकुल हो गए। निरंजनी पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने इसे सनातन धर्म की बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने संन्यास परंपरा में शंकराचार्य के महत्व को बताते हुए कहा कि पूरा संत समाज इस क्षत से आहत है। जो जगतगुरु शंकराचार्य जी का जो स्वरूप था, जो उनका आभा था, जो उनकी प्रतिभा थी, वो अवर्णीय था। और मैं पूज्य सदानंद जी महाराज और अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ रह करके जिस प्रकार से देश में जो भी कार्य संयोग हो सके, हम सदैव आपके साथ हैं। आज बहुत ही दुखद और अत्यंत खेदमयी घटना है। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का निधन और उनका ब्रह्मलीन होना, क्योंकि मुझे लगता है 100 साल के आसपास के थे, लेकिन उनकी जो एक आभा थी, उनका जो एक तेज था, उनकी जो एक प्रतिभा थी, उनका जो एक स्वरूप था, वो देदीप्यमान था। मैं पुनः उनके श्री चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर। हमारे अखाड़े के सभी पंच केसरी महंत सचिव उनको आमंत्रण देने गए थे, और उस दिन उन्होंने कहा कि मैं भी तो अखाड़े का ही एक सन्यासी हूँ, क्योंकि ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो उनके गुरुजी थे, जो बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य थे, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से सर्वप्रथम चद्दर तिलक होगा, तभी शंकराचार्य की मान्यता होगी। तो उस दिन मुझे आभास हुआ कि उनका अखाड़े के प्रति कितना लगाव है। समय समय पर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भेजा था, वो स्वयं तो शरीर से अस्वस्थ थे, तो सभी अखाड़ों में उन्होंने पुकार करवाई थी। वो एक बहुत बड़ी बात थी। शंकराचार्य स्वयं हमारे सनातन धर्मावलंबी में जो 10 नाम सन्यासी हैं, उनके सबसे बड़े गुरु हैं। हम लोग उनको भेंट देते हैं, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि इष्ट के प्रति और अखाड़े के प्रति जो उनका भाव था, बहुत ही आज जो स्मरण होता है, बहुत रोमांचित मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। तो ऐसी दिव्य महान। वहीं ज्योतिष एवं द्वारका पीठ सरदार पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि 30 अगस्त को देश के सबसे वरिष्ठ संत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99
जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया गया था। चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश सती ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को धार्मिक क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से उनके निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। वे दो पीठों के ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। इसके अलावा वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। वे 1973 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने और 1981 में उन्हें द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य पर अभिषिक्त किया गया। तब से लेके अध्यात्म। वहीं 15 जुलाई को हेलन गांव की घिसरियारी महिलाओं के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस की ज्यादती से पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर यूकेडी के विविध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष DK जोशी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। 43 पृष्ठ की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन और पुलिस की जो जबरदस्ती से ग्रामीण जनता के अधिकारों पर सभी नियमों कानूनों को ताक में रखकर पूंजीपतियों के लाभ के लिए ये सब किया गया है, जिसको लेकर जांच कमेटी ने आरोप की जांच रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा करने की मांग की है। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।